आप लोगों का आवाज सुनाई दे रहा है बेटा लोग? यस सर। यस सर। तो चलो एटॉमिक नंबर का हमारा यहाँ से पार्ट बाकी पड़ा हुआ था, पेंडिंग था ना बेटा? यस सर। यस सर। क्वांटम नंबर कौन बोलेगा क्या होता है क्वांटम नंबर? क्या होता है बेटा क्वांटम नंबर? याद रखना बेटा, क्वांटम नंबर क्या होता है? सेट होता है। ये बेटा 4 नंबर का सेट होगा और ये चारों नंबर आपको इंफॉर्मेशन देगा। किसका इंफॉर्मेशन देगा बेटा? इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर के बारे में। क्या इंफॉर्मेशन? कि वो किस ऑर्बिट में है, उस ऑर्बिट के अंदर किस सब ऑर्बिट में है, उस सब ऑर्बिट के अंदर किस ऑर्बिटल में है, और उस ऑर्बिटल के अंदर उसका रोटेशन कैसे हो रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। और आपको पता होना चाहिए बेटा कि आपके पास कितने तरह का क्वांटम नंबर है? 4 तरह का। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम। इन चारों क्वांटम नंबर का बेटा को क्या ध्यान रखना वो सुन। सबसे पहले तो ये याद रखना कि आपके पास जो 4 क्वांटम नंबर है बेटा, चारों का नाम। सर ये सब हो गया। यस सर, क्वांटम नंबर तक हो गया था। हाँ तो चलने यही से कंटिन्यू होने दे फिर से। तो चारों का बेटा आपको नाम याद रखना है, चारों का सिंबल याद रखना है, चारों का इंफॉर्मेशन। बोल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका इंफॉर्मेशन देता है बेटा? साइज ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट, ऑर्बिट के बारे में है ना। एजिमुथल क्वांटम नंबर किसका इंफॉर्मेशन देगा? सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट के बारे में। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसका इंफॉर्मेशन देगा बेटा? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के साथ साथ उसका ओरिएंटेशन, इसका भी ध्यान में रखना कि ऑर्बिटल का तो इंफॉर्मेशन देगा ही, साथ में उसका ओरिएंटेशन का। और स्पिन क्वांटम नंबर किसका इंफॉर्मेशन देगा आपको? इलेक्ट्रॉन का स्पिन। अब सबका वैल्यू पे बात करते हैं। बोलो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 1 से लेकर n तक। एजिमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 0 से लेकर के n-1 तक। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू बेटा -l से लेकर के +l तक। और स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू आइदर +½ होगा या फिर -½ होगा। मालूम है ये सब? यस सर। है ना। और साथ में एक बात और याद दिला दे बेटा आपको यहाँ पर कि फर्स्ट ऑर्बिट का नाम k शेल, सेकंड का नाम l, थर्ड का नाम m, फोर्थ का नाम n। सिमिलरली 0 का मतलब s सब ऑर्बिट, 1 का मतलब p सब ऑर्बिट, 2 का मतलब d सब ऑर्बिट, 3 का मतलब f सब ऑर्बिट, और 4 का मतलब बेटा आपका g सब ऑर्बिट होगा। ठीक है यहाँ तक? चलिए, तो एक क्वेश्चन है, आपको हम कुछ सेट दे रहे हैं, आपको बताना उस सेट में से कौन सा सेट रॉन्ग है। प्रिंसिपल को है 4 क्वांटम नंबर n, l, m और s का 4 सेट दे रहे बेटा। ये रहा पहला सेट, 1 1 0 +½ दूसरा सेट 2 1 2 -½ तीसरा सेट 3 0 0 1 चौथा बेटा 4 1 3 -½ बोलो, इन 4 में से कौन सा सेट गड़बड़ है और क्यों गड़बड़ है? बताओ तो जरा आंसर बेटा। सेकंड वाला। क्या पहला सेट सही है? सर पहला में तो L 0 होगा। किस करके बात करते हैं? क्या पहला सेट सही है? नहीं नो सर। कहाँ गड़बड़ है? L होगा। L। ये सेट गलत है। सेकंड सेट सही है? नहीं सर। यस कहाँ गड़बड़ है? M M थर्ड सेट सही है? नहीं सर। कहाँ गड़बड़ है? S में। एस में है ना। और फोर्थ सेट गलत है। M फोर्थ सेट गलत है। यस सर। ये भी गलत है। कहाँ गलत है? M। अच्छा, इसके अलावा बेटा एक बार रिवीजन के तौर पे ये फॉर्मूला एक बार फिर से याद दिला दे। आपके पास m का जितना वैल्यू होगा, याद रखना ऑर्बिटल। आप देखना नीट में एक क्वेश्चन आया था या जेई में आया था कि अगर n का वैल्यू 4 हुआ, l का वैल्यू 2 हुआ और m का वैल्यू +2 हुआ तो कितना पॉसिबल ऑर्बिटल? आंसर बोल। ये नीट और जेई का आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। अगर n का वैल्यू 4 हुआ, l का वैल्यू 2 और m का वैल्यू +2 तो पॉसिबल ऑर्बिटल कितना होगा?
आंसर होगा 16. 1 1. क्योंकि m का कितना वैल्यू आपके पास बेटा? 1. एक वैल्यू One. है, यही बताना चाह रहे हैं। जितना m का वैल्यू होगा याद रखना उतना ऑर्बिटल होगा। अब जैसे देखो ये इसके एप्लीकेशन पे बात करते हैं, ये सब आप लोग तो पढ़ेंगे बेटा। देखो और यहां से कुछ मिला लो, बोलो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना सब ऑर्बिट बेटा? 1, सेकेंड ऑर्बिट में 2, थर्ड ऑर्बिट में 3, फोर्थ ऑर्बिट में 4। मतलब अगर आपको पता करना कितना सब ऑर्बिट है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा? आंसर होगा जितना ऑर्बिट है। आप लोग बता दो, देखे किसको याद है? बोल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला क्या है? इन N ऑर्बिट। square. N square. n square आंसर है n स्क्वायर। वेरी गुड। और अगर बोलेंगे इन सब ऑर्बिट, 2l plus 1. 2l आंसर plus होगा 2l प्लस 2 1। plus 1. ठीक है, आंसर होगा 2l प्लस 1। ठीक है, यहां तक समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. अब ये देखो बेटा कुछ फॉर्मूलाज है, फटाफट एक बार नजर दौड़ा लो। ये सारा फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। ये सारा फॉर्मूला आपको पढ़ाया जा चुका है, Yes, sir. मालूम है? अब एक क्वेश्चन यहाँ पर, अगर आपसे कहा गया ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम, आपसे कहा गया स्पिन एंगुलर मोमेंटम, अगर आपसे कहा जाए ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, तो बोल उसका फॉर्मूला क्या होगा? nh by 2 pi. NH by 2 pi। अच्छा h by 2 pi, अच्छा ये प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा, h by 2 pi होगा। h by 2 pi का एक और सिंबल पता बेटा? Yes, sir. नहीं मालूम है तो जान के रखो। और इस सिंबल को किस नाम से पुकारते हैं? इसका नाम क्या बेटा? इसका नाम है रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। तो रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट में वो कितना घट जाएगा बेटा? भाई 2 पाई कर दो तो वो रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट के नाम से जाना जाएगा। ये कुछ फॉर्मूलाज है। अब यहां पर देखो अगेन कुछ फॉर्मूलाज आप लोगों के लिए है। देख बेटा यहां पर SPDF, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेनिट्रेटिंग पावर? Closest to Closer to the nucleus. nucleus. क्लोजर टू न्यूक्लियस। और इस ऑर्डर से क्या पता चल रहा है सबसे ज्यादा नजदीक कौन है बेटा न्यूक्लियस का? S. S। दूसरी बात ये देखो, आपको ये बताया गया है कि n का वैल्यू अगर चेंज करेंगे तो उससे जो सब ऑर्बिट होगा, सब ऑर्बिट का शेप और साइज, शेप चेंज नहीं होगा, साइज चेंज होगा। n का वैल्यू जितना बढ़ेगा साइज उतना बढ़ेगा। ये लाइन पढ़कर देखो तो समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहे हैं? Yes, sir. ठीक है। हाँ sir. अब टोटल स्पिन निकालने का फॉर्मूला बेटा देखो तो आपको पता है ना? Yes, sir. अब ध्यान से यहाँ कुछ बात सुनना समझना बेटा। टोटल स्पिन, जैसे मान लो अगर आपसे कहा जाए इसका टोटल स्पिन कितना होगा तो आंसर दो। तो देखो होता क्या, कंसेप्ट क्या बात करें तो कंसेप्ट से क्या होगा, इसका वैल्यू प्लस हाफ, इसका माइनस हाफ, इसका भी प्लस हाफ, इसका प्लस हाफ, टोटल देख तो +1 आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. है ना? और फॉर्मूला से चेक करते हो बेटा, फॉर्मूला क्या बोला? n/2। यहाँ पे n का मतलब क्या है? Unpaired electrons. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे डायग्राम में कितना बेटा? 2 है। 2. 2 पुट करेंगे तो 2/2 पुट करें यहाँ पर, तो 2/2 क्या आएगा? आंसर 1 आएगा। सेम आंसर है। उसी तरीके से आपके पास एक और फॉर्मूला स्पिन मल्टीप्लिसिटी, जिसका निकालने का फॉर्मूला 2 × सम ऑफ टोटल स्पिन प्लस 1। और इस फॉर्मूला को आप चाहो तो मॉडिफाई कर सकते हो। 2 × टोटल स्पिन का वैल्यू क्या हो गया बेटा? n/2 + 1। 2 और 2 कट गए तो फॉर्मूला क्या बन गया? n + 1। मतलब जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसमें 1 जोड़ दो, तो आपके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 में 1 जोड़ दो, 2 + 1, आंसर इज 3। लेकिन इस फॉर्मूला का एक लिमिटेशन याद रखना, आपके पास जो 2 फॉर्मूला दिखाया गया बेटा, ये तभी इस्तेमाल करना, ये सुन लो, ये दोनों फॉर्मूला बेटा तभी आप इस्तेमाल कर सकते हो जब आपके क्वेश्चन में हुंड्स रूल एप्लीकेबल है। अगर हुंड्स रूल वायलेट कर रहा बेटा तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। जैसे कि यहां देखो, बताना
क्या यहाँ हुंस रूल वायलेट हुआ? क्या यहाँ पे हुंस रूल वायलेट हुआ? जवाब दो बेटा लोग, हुंस रूल वायलेट हुआ? है सर। कहाँ पे वायलेट हुआ बेटा? नहीं सर। अब अगर फॉर्मूला से इसका आंसर निकालने जाओगे तो आप बोलेगा सर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो आंसर 3/2 होना चाहिए, n/2 मतलब 3/2। लेकिन कंसेप्ट से निकालोगे तो इसका आंसर प्लस हाफ आएगा, इसका माइनस हाफ आएगा, इसका प्लस हाफ आएगा, तो कंसेप्ट आंसर कितना आएगा बेटा? प्लस हाफ आएगा, यस सर। है ना? ये ध्यान रखना कि ये जो दो फॉर्मूला दिया गया, ये फॉर्मूला तभी इस्तेमाल करना जब आपके क्वेश्चन पे हुंस रूल ओबे हो रहा है। हुंस रूल ओबे नहीं हो रहा तो बेटा कंसेप्ट से सॉल्व करना। अब बात करते हैं बेटा ऑर्बिटल के बारे में। ना ऑर्बिटल क्या है? तो ऑर्बिटल बेटा वो 3 डायमेंशन जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन का मिलने का चांसेस सबसे ज्यादा होगा, और वो कितना चांस होता है? 90 से 95%। और इसी 3D रीजन के अंदर में ये देखो, ये पूरा 3D रीजन है, ये पूरा 3D रीजन को आप क्या कहोगे? ऑर्बिटल कहोगे। ये पूरा 3D रीजन है, आप इसको क्या कहोगे बेटा? ऑर्बिटल कहोगे। लेकिन इस 3D रीजन के अंदर में इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस है, उस पॉइंट का नाम बेटा क्या होगा? एंटीनोड। एंटीनोड। और जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने का कोई चांस नहीं है, उस जगह को आप क्या कहोगे? नोड। नोड कहोगे, है ना? ये सब डायग्राम है बेटा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डायग्राम है। देखो ये सब ऑर्बिटल का डायग्राम है, ठीक है। अब अगर बात करते हैं एंटीनोड, जो पॉइंट इन 3D रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस सबसे ज्यादा होगा उसको एंटीनोड कहेंगे। और जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस मिनिमम होगा, ये मिनिमम होगा 0%, उस जगह को आप क्या कहोगे? नोड। और आपके पास नोड कितने तरह का बेटा, कौन बताएगा? दो तरह। प्लेनर नोड, स्फेरिकल नोड। अब प्लेनर नोड निकालने का फॉर्मूला L, स्फेरिकल नोड निकालने का फॉर्मूला n-l-1, टोटल नोड निकालने का फॉर्मूला n-1। ठीक है, याद रखना टोटल नोड का फॉर्मूला क्या है बेटा आपके पास? n-1। यहां तक ओके बेटा, आगे बढ़े। यस सर। अब देखो, तो उम्मीद करते हैं ये आपको पता होना चाहिए शेप एंड ओरिएंटेशन। अब ये ओरिएंटेशन का खेल को थोड़ा सा बात को समझना बेटा, ओरिएंटेशन की बात करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले शेप पे बात कर लेता है, एंड आई होप कि शेप में किसी को कोई दिक्कत नहीं। एस का स्फेरिकल होता है, डंबल होता है, डबल डंबल होता है, ट्रिपल डंबल होता है ना? यस सर। यस सर। अब यहाँ पर देखो कुछ कंसेप्ट की बात करेंगे, वो ध्यान से सुनना। यहाँ के लिए अगर बात करेंगे तो L का वैल्यू 0 होता है, तो बेटा M का वैल्यू 0 होता है। इसके लिए बात करेंगे L का वैल्यू 1 होता है, तो बोल M का वैल्यू क्या होता है? -1 होता है, 0 होता है और +1। अब जो बात बताने जा रहे हो वो ध्यान से सुनो बेटा, याद करो थोड़ी देर पहले बात की थी, फिर से एक बार फटाफट जवाब देना। तो बेटा लोग बोलो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है? ऑर्बिट। ऑर्बिट। एजीमुथल क्वांटम नंबर? सब ऑर्बिट। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर? ऑर्बिटल या ओरिएंटेशन। और ओरिएंटेशन। अब ये ओरिएंटेशन का बात समझना। ये देखो, ये आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, m का वैल्यू है -1, 0, +1। अब सुन लो, -1 जो है या तो बेटा ये px होगा या py होगा, +1 जो है या तो ये px होगा py होगा, लेकिन जो 0 है बेटा वो हमेशा Z होगा। ये रूल याद रखना कि जो भी Z होगा, Z के मामले में m का वैल्यू 0। जैसे कि देखो, अगर हम लोग d ऑर्बिटल की बात करते तो d ऑर्बिटल के लिए L का वैल्यू 2 और m का वैल्यू क्या होगा? -1, 0, सॉरी -2, -1, 0, +1, +2। इन सब में ये कोई भी हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है, लेकिन ये कौन होगा बेटा? ये होगा आपका Z²। इस बात को दिमाग में बैठा लो। ओरिएंटेशन के मामले में सिर्फ एक ओरिएंटेशन याद रखना, Z एक्सिस तब होगा जब m का वैल्यू 0 होगा। जैसे कि F के मामले में बता दे, वैसे F आपके सिलेबस में नहीं, जानकारी के लिए दे रहे। F का कितना होता है टोटल? बोल, 7 होता है ना? यस सर। 7 में कौन कौन है सुन लो। 7 में बेटा आपके पास F x y² - z², F z x² - y², F y x² - z², Fx cube, Fy cube,
FZQ और FXYZ, ये हुआ 7 बेटा। अब अगर इसमें पूछा जाए कि m का वैल्यू 0 किस में होगा, तो आंसर कौन होगा बेटा? आपका आंसर होगा ZQ। यहाँ पर m का वैल्यू 0 होगा। यहाँ तक ओके, मैटर क्लियर है? ओरिएंटेशन का बात समझ में आया बेटा लोग? यस सर। एंड इसको एक बार फिर से नजर दौड़ा लो, आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं कि बेटा ये जो 3 ऑर्बिटल होता है, ये तीनों प्लेन में लाई करता है, इसलिए इसको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं बेटा? इन तीनों को हम लोग कहते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, ऑल्सो कॉल्ड T2G। और ये जो दोनों बेटा ये एक्सिस पे लाई करता है, इसलिए इसका नाम हो गया एक्सियल ऑर्बिटल। दिस इज एक्सियल ऑर्बिटल। और एक्सियल ऑर्बिटल को हम लोग किस नाम से पुकारते थे बेटा? EG के नाम से, ठीक है? और यहाँ पर बोलो, ये जो DZ स्क्वायर है, DZ स्क्वायर में एक क्वेश्चन है बेटा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, किस एक्सिस में? आंसर दो। DZ स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी किस एक्सिस में? एक्स एक्सिस में ना, वाई एक्सिस में ना, जेड एक्सिस में? जेड एक्सिस। आंसर है तीनों। डायग्राम देखो, जेड में तो दिख ही रही है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एक्स और वाई एक्सिस में। ये देखो बेटा, ये रिंग कहाँ लाई कर रहा है? ये रिंग एक्स और वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। चलो यहाँ बताओ, कहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने का चांसेस है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस? एक्स और वाई एक्सिस। अच्छा, इसमें बताओ कहाँ मिलने का चांस है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस? प्लेन में। हाँ, आंसर होगा यहाँ कहीं नहीं, यानी एक्स एक्सिस में मिलेगा ना वाई, ये प्लेन में बेटा एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा है, ये भी एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा है, ये भी एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा है, ठीक है? और आपको ये पता होना चाहिए कि DZ स्क्वायर का एक और नाम है। क्या नाम है रे DZ स्क्वायर का? डोनट शेप। पढ़ो। क्या नाम है इसका? डोनट शेप भी कहते हैं बेटा, बेबी सूथर भी कहते हैं। बेबी सूथर इसको बोलते हैं, देख इसको बेबी सूथर बोलते हैं, इससे ये मिलता जुलता स्ट्रक्चर, इसको बेबी सूथर टाइप ऑर्बिटल भी कहते हैं, ठीक है? यहाँ तक जी सर। ये आपके लिए नहीं बेटा, ये क्लास 11। अच्छा, अब ये खेल देखो तो बेटा याद है? एक बार फिर से इस डायग्राम को देखो और वो पूरा कहानी याद करो बेटा जो आपको शुरू में बताए थे। याद है? ये कौन है रेड कलर का? ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रल लाइन। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रल लाइन का कांसेप्ट कौन दिया था? बोर, है ना? और ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रल लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और जब इस लाइन को मैग्नीफाई किया गया, बड़ा किया गया, इसके अंदर और पतला पतला लाइन दिखा। उस पतला लाइन का नाम क्या दिया गया? फाइन स्ट्रक्चर। ये नाम कौन दिया था? सोमरफील्ड। और वो फाइन स्ट्रक्चर आगे चल के किस नाम से जाने, किसको रिप्रेजेंट किया बेटा? एजीमुथल क्वांटम नंबर। और एजीमुथल क्वांटम नंबर के अंदर में जो फाइन स्ट्रक्चर मिला, इस फाइन स्ट्रक्चर को मैग्नेटिक फील्ड में डाला गया। मैग्नेटिक फील्ड में डालने वाला बंदे का नाम बोल। जी मैन। और इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला गया, उस बंदे का नाम बोल। स्टार। डालने पे देखा और पतला लाइन बना, उस पतला लाइन का नाम हाइपर फाइन स्ट्रक्चर। और ये काम कौन किया था? उसका नाम था लैंड। और वो किसको रिप्रेजेंट किया बेटा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और जब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को फिर से बड़ा किया गया, यानी इस लाइन को बड़ा किया गया, मैग्नीफाई किया गया, उसके अंदर सिर्फ 2 लाइन दिखा। और वो 2 लाइन 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो 2 इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर क्या हुआ बेटा? ये स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये जो आपको हम डायग्राम दिखाएं बेटा, ये एक रिलेशन है अमंग स्पेक्ट्रल लाइन। एक लाइन के अंदर दूसरा लाइन, दूसरे के अंदर तीसरा लाइन, तीसरे के अंदर चौथा लाइन। इसको ध्यान में रखना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, पढ़े बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो तो सबसे पहले ये बताओ तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमारे पास कितना रूल्स है? 4। क्या क्या वो रूल है बेटा? अब ये देख लो, 4 रूल है। 4 रूल में पहला रूल का नाम क्या है? और ये सिर्फ ऑर्बिट का बात करेगा कि किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। आंसर 2n²। ऑफ-बोर रूल सिर्फ सब ऑर्बिट का बात करेगा। पाउलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल ऑर्बिटल का बात करेगा। और हुन्स रूल
Who will tell Degenerate me what is orbital. the meaning of degenerate orbital? Same Same energy, energy. different orientation. Same energy हाँ, लेगा. ऐसा energy, ऑर्बिटल different जिसका ऑर्बिट। और ये याद रखना, होन्स रूल तभी अप्लाई करना जब आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल होगा। अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल नहीं है तो होन्स रूल अप्लाई करना ही नहीं है। अब एक एक करके बात करते हैं, इसमें बहुत कुछ आपका पढ़ा हुआ, देखो फटाफट बात करते हैं। पहले बोर-ब्यूरी स्कीम पढ़ो, और कोई डाउट है तो बोलो। पढ़ो, और कोई डाउट है तो बोलो बेटा। No, sir. ठीक है। अब आ जाओ ऑफ-बॉर रूल। ऑफ-बॉर रूल में कई सारा चीज आपको जानने को है। जैसे पहली बात तो ये याद रखना कि ऑफ-बॉर कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं, जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है बिल्डअप, जबकि ये कंसेप्ट देने वाले का नाम था चार्ल्स जैनेट। और ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है कि इलेक्ट्रॉन को जब ऐड करेंगे सब ऑर्बिट में, तो कैसे ऐड करेंगे? लोएस्ट एनर्जी से, सबसे पहले उसको जिसका एनर्जी कम है। और अपने को कैसे पता चलेगा किसका एनर्जी कम है? तो उसके लिए एक अलग से रूल आपके पास है। उस रूल का नाम क्या होगा बेटा? n+l। तो ध्यान से सुनना और समझना कि ऑफ-बॉर रूल सिर्फ इतना बोलता है कि जब इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे उसमें पहले डालेंगे जिसका एनर्जी कम है, दैट्स ऑल। ऑफ-बॉर यहाँ पे खत्म। लेकिन ऑफ-बॉर के सपोर्ट में ये रूल है, तो याद रखना ये ऑफ-बॉर रूल के अंदर में नहीं आता है। n+l रूल ऑफ-बॉर के अंदर में नहीं आता है, बल्कि n+l रूल को देने वाला कौन था? मेडलर एंड प्लोवास्की। इसलिए इसको मेडलर एंड प्लोवास्की रूल भी कहते हैं बेटा। शॉर्ट में n+l रूल कहते हैं क्योंकि इसमें n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l एजिमुथल क्वांटम नंबर का इस्तेमाल होता है। और ये रूल कहता क्या है बेटा? चलो देखते हैं। ये रूल ये कहता है कि सबसे पहले एनर्जी ऑफ सबशेल इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ n+l। मतलब एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+l। उसका एनर्जी ज्यादा होगा जिसमें n+l का वैल्यू ज्यादा होगा। और अगर कहीं पे n+l का वैल्यू सेम मिल जाए, तब ऐसे मामले में लोग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n पे फॉलो करेंगे, यानी जिसमें n का वैल्यू ज्यादा होगा उसका एनर्जी का वैल्यू ज्यादा होगा। एंड बेस्ड ऑन दिस, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पे क्वेश्चन बनता है। बेस्ड ऑन दिस, ये देखो ये पास आपके पास सारा का सारा ये है। और अगर इन सब का बेटा n+l का वैल्यू निकालेंगे तो देखो ये सारा पूरा बना कर रखा हुआ है, सारे का n+l। देखो तो किसी में किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो बोलो बेटा। और ये रहा उसका ऑर्डर, सारा कंप्लीट किया हुआ बेटा, ये आप लोग का पढ़ा हुआ है, देख लो। किसी को कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, बोलो, बात करेंगे। आप लोगों में से कौन बताएगा बेटा ये ऑर्डर याद किए आप लोग? ये जो नीचे ऑर्डर है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4, ये ऑर्डर याद है बेटा? Yes, sir. यस सर याद है. चलो 6 तक एटलीस्ट याद हो आपका, ठीक है। एंड आई होप ये सब आप लोगों को पता है। अब आ जाओ हुनजुल। हुनजुल पहले किसका बात करता है बेटा? डील्स विद Degenerate orbital. और डीजेनरेट ऑर्बिटल किसको कहेंगे? एक बार फिर से पढ़ लो बेटा लोग। ऐसा ऑर्बिटल को जिसका एनर्जी सेम होगा, Same. ओरिएंटेशन डिफरेंट होगा, जैसे कि ये। अच्छा अब चलो कुछ प्रैक्टिस का बात करते हैं। डीजेनरेट ऑर्बिटल तो मतलब बता दिए। आप लोग ये बताना कि हम इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर रहे हैं, ये कई सारा
ले लिए, बताना एक इलेक्ट्रॉन फिलअप किए, इन चारों में से कौन सा फिलिंग गलत है? अगर आपके कोई भी पास गलत एक नहीं है। इलेक्ट्रॉन है, आप फिलअप किए, बेटा बोलो इन चारों में से कौन सा गलत है? सर कोई भी गलत नहीं है। Fourth. कोई भी गलत नहीं। रूल ये कहता है बेटा अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो चूंकि तीनों का एनर्जी सेम है बेटा, तीनों डीजेनरेट ऑर्बिटल है, इसलिए आप इलेक्ट्रॉन यहाँ डालो, यहाँ डालो, यहाँ डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो चलो बात करते हैं। बोलो कौन कौन सा गलत हुआ? सर जो Last लास्ट दो। लास्ट वाला। लास्ट का दो, यस सर। इसमें Yes, गलती sir. क्या हुआ बेटा? ऑपोजिट सेम स्पिन पे नहीं Opposite रखा और यहाँ पेयरिंग कर लिया। पेयरिंग आप नहीं कर सकते। कब तक पेयरिंग नहीं कर सकते बेटा? जब तक कि हमारा सिंगली सिंगली फिल फिल अप नहीं है ना? है। single pair. यानी कि अच्छा अब बताओ तो अगर मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे भरेंगे बेटा? ये तरीका होगा भरने का, ये तरीका होगा भरने का, ये तरीका होगा भरने का। कौन सा सही है? फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट First सेकंड three. थर्ड, है ना? तो ये हो गया बेटा आपका हुंस रूल। अब आओ आगे बात करते हैं। और आप ये पढ़े होंगे बेटा हुंस रूल में कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड क्या होता है बेटा? दे आर More More stable. stable. और हाफ फील्ड और फुल फील्ड में ज्यादा स्टेबल कौन होता है? Fulfilled. फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है। और इसका रीजन क्या है बेटा? इसका दो रीजन है। एक तो याद रखना, एक वर्ड आएगा आपके पास, उसका नाम क्या है? सिमेट्री। और याद रखना ये नेचर का लॉ है बेटा, ये नेचर का लॉ है, लॉ ऑफ नेचर, कि जो सिमेट्रिकल होगा उसमें दो चीज देखने को मिलेगा। एक तो बेटा स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा और दूसरा उसका ब्यूटी देखने को मिलेगा, खूबसूरत होता है। जो सिमेट्रिकल होता है वो खूबसूरत होता है बेटा। आइए बातचीत करते हैं। पाउलीज रूल, बोलो पाउलीज रूल कहाँ पे एप्लीकेबल है बेटा? ऑर्बिटल में। Orbital. क्या कहता है कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का जो 4 क्वांटम नंबर का सेट होगा वो सेट आइडेंटिकल नहीं होगा। जैसे कि मान लो आपके पास 4 कंडीशन देते हैं और मान लो ये 2s है, ये सब का सब 2s है, और ये रहा 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर में 3 इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर बेटा यहाँ पर NLMS का वैल्यू निकालना चाहें, बताओ तो फटाफट। चारों में NLMS का मतलब जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा? बोलो पहले वाले में क्या बनेगा? इस इलेक्ट्रॉन के लिए N का वैल्यू 2, S है इसलिए L का वैल्यू 0, L0 मतलब M0 और इलेक्ट्रॉन Plus क्लॉकवाइज है इसलिए प्लस हाफ। और अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा? 2 0 0 प्लस हाफ। तो Plus बोलो half. ये दोनों सेट क्या हो गया? Same. सेम हो गया, जबकि रूल बोलता सेम नहीं होना चाहिए। Same. इस तरीके से इसका निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 0 0 माइनस हाफ। एक और का निकालेंगे 2 0 0 माइनस हाफ। यहाँ पे भी सेट क्या हो गया बेटा? सेम हो गया। 3 का पकड़े, पहला वाला का निकलेगा 2 0 0 प्लस हाफ, सेकंड वाले का होगा 2 0 0 माइनस हाफ और थर्ड वाले का बेटा क्या होगा? 2 0 0 प्लस हाफ। Plus इस half. मामले में ये सेट और ये सेट सेम हो गया। जबकि आखिरी वाले में निकालेंगे 2 0 0 प्लस हाफ और 2 0 0 माइनस हाफ। ये सेट आपका यहाँ पर दोनों क्या हुआ बेटा? डिफरेंट। Different. Different. जिससे ये साबित होता है कि एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो सेम स्पिन में नहीं हो सकता। ये देखो सेम स्पिन में, ये भी आपका सेम स्पिन में है। तो 2 इलेक्ट्रॉन किस हालात में होगा? पढ़ो इसको अब। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होगा, और जो 2 इलेक्ट्रॉन होगा वो किस हालात में होगा बेटा? एंटी पैरेलल स्पिन में होगा। ठीक है, देखो तो समझ में आ रहा बात यहाँ तक? Yes, sir. अब देखो एक बड़ा मजेदार चीज बताने जाते हैं। बताओ तो, देखिए जरा कौन बताएगा, बोल। 1s और 2s में किसका एनर्जी ज्यादा होगा?
2s. 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 वेरी गुड। 2s और 2p में किसका एनर्जी ज्यादा होगा? 2p. वेरी गुड। अगर आपसे पूछा जाए 2p और 3s में किसका ज्यादा होगा? 3s. 3s. 3s और 3p में किसका ज्यादा होगा? 3p. लेकिन ये जितना भी रूल है बेटा याद रखना, ये रूल मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है। अगर आपके पास मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब बेटा हाइड्रोजन लाइक सिस्टम, हाइड्रोजन लाइक माने बोर स्पीसीज, आप कह सकते हो बोर स्पीसीज। जब बोर स्पीसीज का मामला आएगा तो रूल सुन लो क्या है। बोर स्पीसीज के मामले में एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन एजिमुथल क्वांटम नंबर। मतलब एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट पे बात करेगा, एस पी डी एफ पे बात नहीं करेगा। कब? जब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा ये पढ़ कर देखो आपको बात समझ में आ रहा है कि पढ़ो, इसको पूरा पढ़ो और सबसे नीचे में जो एनर्जी ऑर्डर है वो पढ़ो। Yes, sir. लास्ट में देखो ना समझ में आएगा। फर्स्ट ऑर्बिट एस हो या पी हो, सेकेंड ऑर्बिट है तो उसका एनर्जी ज्यादा होगा, जबकि एस और पी के मामले में दोनों का एनर्जी सेम पकड़ा जाएगा। देखो थर्ड में एसपीडी सबका एनर्जी सेम है। यानी जो बात हो रहा है बेटा किस पे बात हो रहा है? फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे बात हो रहा है। तो ये रूल याद रखना कि सब ऑर्बिट के मामले में ये रूल अप्लाई नहीं होगा अगर आपके पास मोनो इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी को आता लिखने के लिए बेटा? आपके नोट्स पे देखो पहला 50 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके दे दिए। एंड आई होप कि आपको पता है कि ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है। प्रैक्टिस में रखो, ये सब अभी पढ़ाने का नहीं है। अब यहाँ पे देखो कुछ जगह पे गड़बड़ है। बोल कहाँ गड़बड़ है? क्रोमियम में है, कॉपर में है, नियोबियम, मोलिब्डेनम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर। तो ये जो एक्सेप्शनल है बेटा अब इसको आप याद करो और आपके नोट्स पे बेटा जो एक्सेप्शनल उसको मार्क करके दे दिए और साथ में लिस्ट भी बना दिए कि कहाँ एक्सेप्शनल मिलेगा। ये आपके नोट्स पे दे दिए बेटा। ये अब आपका काम है कि आप इसको रेडी करके रखो। ये आपको सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर में नहीं बेटा, आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक पढ़ने बैठोगे, डी ब्लॉक पढ़ने बैठोगे, एफ ब्लॉक पढ़ने बैठोगे, सब जगह ये मिलेगा। कहाँ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन को याद रखना। और एक्सेप्शंस का अगर एक्सप्लेनेशन पे बात करेंगे बेटा तो एक्सप्लेनेशन सिर्फ पहला 2 पे है, बाकी का मैटर इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसका एक्सप्लेनेशन आपके सिलेबस के बाहर रखा गया। और इसमें किस बेसिस पे एक्सप्लेन किया गया बेटा? इसमें एक्सप्लेन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ हुन्स रूल, और हुन्स रूल में हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड का कंसेप्ट। जैसे कि क्रोमियम में यह हाफ फिल्ड कर दिया गया इसको, और कॉपर के मामले में इसको फुल फिल्ड कर दिया गया ताकि उसका स्टेबिलिटी को बढ़ाया जा सके। इतना याद है बेटा? ये सब पढ़े थे आप लोग स्कूल लेवल पे, याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अब आओ सिमेट्रिकल। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बात किए थे कि अगर इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। देखो पहला पॉइंट क्या करे, इट इज वेल नोन दैट द सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी एंड द कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड सबशेल हैव सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देम, देयरफॉर मोर स्टेबल। और ये देखो अगर P है तो P में बेटा 3 इलेक्ट्रॉन सिमेट्री दिखाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन सिमेट्री दिखाएगा। D में 5 और 10 सिमेट्री दिखाएगा। F में 7 और 14 सिमेट्री दिखाएगा। तो जहां पर इस तरीके का सिमेट्री मिलेगा बेटा उसका स्टेबिलिटी हाई होगा। और इसी को हम लोग सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं बेटा? हाफ फील्ड और फुल फील्ड का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। देख लो ये डायग्राम देख लो, हाफ फील्ड का स्टेबिलिटी, फुल फील्ड। और स्टेबिलिटी सिमेट्री के अलावा और किससे बेटा हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं? एक्सचेंज एनर्जी। क्या होता है एक्सचेंज एनर्जी? पहले ये पढ़ो, क्या बताया जा रहा है एक्सचेंज एनर्जी के बारे में? पढ़े बेटा? Yes, sir. देखो क्या बोल रहा है कि अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, Yes, sir.
तो अपने ही ऑर्बिटल में वो एक जगह से दूसरी जगह पोजीशन को एक्सचेंज कर सकता है। इस एक्सचेंज के दौरान जब अपना पोजीशन को एक्सचेंज करता है, इस एक्सचेंज के दौरान एक एनर्जी रिलीज होता है, उसका नाम क्या है बेटा? एक्सचेंज एनर्जी। और जितना ज्यादा एक्सचेंज होगा एनर्जी उतना ज्यादा रिलीज होगा, स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। आपके एग्जाम में बेटा क्या करेगा, डायग्राम देकर के पूछेगा कितना पॉसिबल एक्सचेंज है। तो एक्सचेंज निकालने का तरीका देखो, जैसे कि ये देखो, ये पूरा पूरी हाफ फील्ड दिखाया जा रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा? 5। अब मान लो नंबर दे देते, 1 नंबर इलेक्ट्रॉन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। तो बोल क्या पॉसिबिलिटी है, एक अपना पोजीशन किसके साथ एक्सचेंज कर सकता है? 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, है ना? तो अगर 1 नंबर वाला इलेक्ट्रॉन बेटा अपना पोजीशन 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, इसका मतलब यहाँ पे कितना पॉसिबल एक्सचेंज है बेटा? 4। 4। अब अगर 2 नंबर इलेक्ट्रॉन को लोगे तो 2 नंबर 3 के साथ एक्सचेंज कर सकता है, 4 के साथ कर सकता है, 5 के साथ, यहाँ पर 3 एक्सचेंज पॉसिबल। अगर 3 नंबर इलेक्ट्रॉन को लेंगे तो बेटा वो 4 और 5 के साथ एक्सचेंज कर सकता है, मतलब 2 पॉसिबल है यहाँ, और यहाँ पर 1। यहाँ टोटल एक्सचेंज कितना हुआ बेटा आपका? 10। और एक्सचेंज कैसे पता करना, उसके ट्रिक याद रखना। आपके पास जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, एक क्वेश्चन में देख बेटा कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 5। जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा बेटा उससे कम लेना, 4, और उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबको जोड़ देना, 4, 3, 2, 1। तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 10। मान लो अगर आपके क्वेश्चन पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो बोलो क्या होगा? तब आंसर होगा 3 + 2 + 1, आंसर विल बी 6। देखते बेटा समझ आया कैसे पता करना, एक्सचेंज एनर्जी कैसे निकालना है? जितना Yes, sir. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा बेटा उससे कम करके डिक्रीजिंग ऑर्डर में जोड़ दो, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है यहाँ तक? यस सर। कोई डाउट बेटा लोग? चलिए अब बात करते हैं स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन के मामले में जान लो बेटा, नीट पे ज्यादा डिटेल में भी आपके लिए कुछ नहीं है, पहले फंडामेंटल सुन लो क्या कहता है। इस इक्वेशन को कहा गया है स्क्रोडिंगर का वेव इक्वेशन, जहां पे हर एक का टर्म का आपको मालूम करना होगा। क्या क्या देखो यहाँ पर लिखने का तरीका क्या, ये सब कुछ लैंग्वेज है बेटा, यहाँ पर आपको ये सब लैंग्वेज देखना होगा। यहाँ देखो, ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं बेटा, इस इक्वेशन का नाम क्या है? स्क्रोडिंगर इक्वेशन। यहाँ पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये y होगा और ये z होगा, और यहाँ पर कैपिटल ई किसको रिप्रेजेंट करता है? टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। और v जो होता है बेटा वो किसको रिप्रेजेंट करता है? पोटेंशियल एनर्जी। तो बोलते हो बेटा E - v फिर किसको रिप्रेजेंट करेगा? काइनेटिक एनर्जी। अगर E टोटल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो इससे माइनस कर दो तो ये क्या देगा आपको? काइनेटिक एनर्जी देगा, काइनेटिक एनर्जी, है ना? अब ये जो आपके पास इक्वेशन दिख रहा है, तो इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जाता है, जहां पर ये v² कहो या जो कहो, ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? ये रिप्रेजेंट करता है ये पूरा सेक्शन, और इसको किस नाम से पुकारते हैं? इसको पुकारते बेटा लैप्लेसियन मैथमेटिकल ऑपरेटर। और इसी इक्वेशन को अगर इससे डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तब इक्वेशन मॉडिफाई होकर ऐसा बन जाएगा। और देखो यहाँ पर अगर इसको आप ये करोगे तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, इस वाले पार्ट को अगर इस तरफ लेकर के चले हुआ तो ये हो गया। ये टोटल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला बेटा आपका ये हो गया, और इस पूरे सिस्टम को बेटा डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए, ये जो पूरा है ना, v - h² दिस, ये पूरा यहाँ से जाई को कॉमन निकाल लो तो ये, और इस डेल्टा को किस नाम से पुकारा जाता है? हैमिल्टोनियन मैथमेटिकल ऑपरेटर। तो बेटा यहाँ समझने का कुछ है नहीं, आपको सिर्फ 3 काम करना है। पहला तो ओरिजिनल इक्वेशन याद रखो, लैप्लेशियन के फॉर्म में इक्वेशन कैसे होगा उसको याद रखो, और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के फॉर्म में इक्वेशन कैसे होगा आपको ये याद रखो। अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे कुछ आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है, सुन ले, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन ज्यादा मिलेगा। बताओ, इलेक्ट्रॉन को हम लोग किस नजर से देख सकते हैं बेटा? पार्टिकल नजर से या वेव के नजर से? सर बोथ है ना? लेकिन इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर काफी कम है, मास कम है ना, इसका मतलब इसका वेव नेचर ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन को जब वेव की तरह से देखते हैं बेटा, तो वो किस तरह का वेव रिप्रेजेंट करता है? आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस इस सब का ग्राफ पढ़े हैं बेटा, देखे हैं? यस सर। अगर पढ़े हैं तो ठीक, नहीं पढ़े तो जान के रखो कि वो साइन फंक्शन की तरह वेव को दिखाता है, और ये स्टैंडिंग वेव है।
फर्दर ये इंफॉर्मेशन है कि स्क्रोडिंगर इक्वेशन है सॉल्यूशन ओनली फॉर डेफिनेट वैल्यूज ऑफ एनर्जी, नॉट फॉर एनी वैल्यू। एक पर्टिकुलर एनर्जी का वैल्यू के लिए कैलकुलेट किया जा सकता है, ये इसका प्रॉपर्टी याद रखना। और ये याद रखना कि स्क्रोडिंगर इक्वेशन से 3 क्वांटम नंबर का इंफॉर्मेशन हम लोग को मिलता है, NLM, S का इंफॉर्मेशन यहाँ से नहीं मिलता है। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि NLM ये तीनों क्वांटम नंबर इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, लेकिन S इसके साथ इंडिपेंडेंट है। S का वैल्यू NLM पे डिपेंड नहीं करता है। और साथ में एक और भी कोड याद आ रहा है, वो सुन लो। अगर Xi 420 लिखा हुआ है सपोज, तो समझ जाना इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है Xi NLM, यानी यहाँ पर n का वैल्यू 4 हुआ बेटा, और l का वैल्यू 2 हुआ, और m का वैल्यू 0 होता है। ये लिखने का एक लैंग्वेज जान के रखना। अब आगे देखो, इट डज नॉट गिव द वैल्यू ऑफ s। स्क्रोडिंगर इक्वेशन से s का वैल्यू नहीं निकलता है। Xi किसको रिप्रेजेंट करता है? ये जो वेव हुआ बेटा इलेक्ट्रॉन का वेव, उसका एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, तीनों ही एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में। ये सब इंफॉर्मेशन आपको याद रखना बेटा। आगे क्या ध्यान में रखना कि Xi का कोई फिजिकल इंपॉर्टेंस नहीं है बेटा। Xi जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है, डेफिनिट होता है और सिंगल वैल्यू होता है। और Xi को स्क्वायर कर दो तो वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? ऑर्बिटल। और अगर Xi स्क्वायर का वैल्यू 0 हो गया, यानी कि ऑर्बिटल मिलने का चांस नहीं है, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? नोड को रिप्रेजेंट करेगा। ये कुछ इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना है। अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बेटा ये एक ग्राफ है, ये ग्राफ आपके नोट्स पे दिया है। आपको ग्राफ ड्रॉ करना नहीं बेटा, आपको ग्राफ सिर्फ याद रखना है कि 1s का ग्राफ, 2s का ग्राफ, 2p का ग्राफ, 3s का ग्राफ, 3p का ग्राफ, 3d का ग्राफ कैसे होगा। और एक बार फिर से बोल दे रहे बेटा, अभी तक नीट के एग्जाम में स्क्रोडिंगर का ग्राफ का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, तो जो पूछेगा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछेगा, इसमें कोई तिगड़मबाजी नहीं होगा। लेकिन जेई वालों बेटा, आप लोगों का धीरे धीरे अब ग्राफ का क्वेश्चन का लेवल को उठा रहा है, तो सबसे पहले ग्राफ को पकड़ो। तो ये ग्राफ आपको यहाँ पर सिंपली याद रखना है बेटा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कुछ इंफॉर्मेशन है कि ग्राफ जहां पे टच करेगा, ये देखिए यहाँ जहां टच करेगा उस जगह का नाम क्या होगा बेटा? यहाँ से नोड। नोड। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इस डायग्राम में कितना नोड है? 1 2 नोड निकालने का फॉर्मूला बता बेटा। n नोड निकालने का फॉर्मूला बता। n अभी भी थोड़ी देर n पहले पढ़ा था। नोड निकालने का -l फॉर्मूला बता। n -l -1 n माइनस l माइनस 1, वो तो रेडियल नोड हो गया बेटा। टोटल नोड निकालने का फॉर्मूला बता। सर n -1 n माइनस 1। तो बोल, इसके लिए टोटल नोड कितना होगा? 0 बोलो 0। तो देखो यहाँ पर कोई भी लाइन आपको टच करता हुआ नहीं लिखेगा, कहीं पे भी लाइन टच नहीं करता। आ रहा है बात समझ में? यस सर ठीक है। जैसे कि 3s में बात करें, बोलो 3s में इनका वैल्यू टोटल नोड कितना होगा? बोलो 2 3 माइनस 1 2 होगा ना? यस सर। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक है बेटा, ये वाला दोनों सेम यहाँ पर आ गया, ये डायग्राम यहाँ नहीं होगा, ये चेंज होगा। आपको हम करेक्शन करके भेज देंगे यहाँ कौन सा ग्राफ होगा। तो बोलो यहाँ पर कितना नोड दिखा बेटा? देख तो 2 दिख रहा है। यहाँ पर देख तो, यहाँ पे भी पकड़, 2 नोड दिख रहा है। यहाँ से पकड़, 2 नोड दिख रहा है। जैसे कि 2s में कितना नोड दिखेगा बेटा? 1 देखो यहाँ पर आपको एक नोड यहाँ दिखेगा, यहाँ पर एक नोड दिखेगा। तो ये ग्राफ को आपको याद रखना है बेटा। ग्राफ आपसे एग्जाम में अगर पूछेगा तो सिर्फ इतना पूछेगा कि ग्राफ किसका है, 1s का है, 2s का है, 2p का है, 3s का है, 3p का या 3d का है। और वैसे भी बता दे रहे बेटा, अगर याद रखना है तो सिर्फ आप 1s 2s 2p तक रखो, इतना ही आपके लिए काफी है। जेई वाले लोग यहाँ तक याद रखो, नीट वाले लोग बेटा पहला 3 याद रखो, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ में आया बेटा लोग? यस ठीक है। तो यहाँ पर बेटा आपका जो पार्ट पेंडिंग था वो कंप्लीट किए। अब आते हैं डाउट सेक्शन में। तो आप में से कोई बेटा लोग है जो डाउट्स पूछना चाहे?